हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से कुछ अहम मौजूआत पर, जो इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत अहम वाकयात हो रहे हैं, उन पर बात करेंगे। और उनके तजर्बात से जो कुछ हम सीखते समझते हैं वो बहुत ही अहम होता है। बहुत गहराई के साथ हमें भी किसी हद तक समझने का एक मौका होता है। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के दो मेंबर्स के जरिए जिस तरह से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत की गई, उस पर जिस तरह से मुस्लिम मुल्कों, अरब मुल्कों की तरफ से रिएक्शन आया, उसको वो किस तरह से देख रहे हैं। इन मुल्कों में क्या कुछ किसी किस्म का कोई फर्क भी है इस रिएक्शन में, और इसका क्या असर हो सकता है। क्योंकि कई मुल्कों से खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तानी सामान का बायकॉट हो रहा है। कई मुल्कों से ऐसी तस्वीरें और इमेजेस आ रही हैं जिससे देख करके डर लगता है कि पहले ही हिंदुस्तान में बेरोजगारी उरूज पर है। अगर भारतीय सामान का बायकॉट दूसरे मुल्कों में वाकई होने लगा और सीरियसली होने लगा, तो उसका असर हमारी इकोनॉमी पर क्या होगा, ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका में सीनेट के मेंबर्स, दोनों बड़ी पार्टियों के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने एक मुसव्वदा कानून पेश किया है। सरकार को कहा है कि वो इजराइल और 9 अरब मुल्कों के मिलाकर के एक जॉइंट डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे कहा जाता है, या एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वो कायम करे ताकि उनके मुताबिक ईरान का मुकाबला किया जा सके, ईरान के खतरे से बचा जा सके। ये खबर हमने आपको दी थी। इसको सईद नकवी साहब कैसे देखते हैं, इस पर बात होगी। इसके अलावा यूक्रेन जंग का क्या हाल है, कहां तक पहुंची, क्या कुछ हो रहा है, क्या पुतिन उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि अब वो अपना मकसद पूरा कर चुके हों और बातचीत करके कहीं जंग बंद होने के इम्कान हो, उस पर बात करेंगे। और एक और जो सबसे अहम है भारत के लिए, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो बहुत ही असर्टिव तरीके से कह रहे हैं कि हमारा मुल्क दुनिया की 1/5 आबादी है और हम यूरोप के मुताबिक या दूसरे मुल्कों के मुताबिक हम अपनी पॉलिसी नहीं, बल्कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो पिछले कई महीनों से हम महसूस कर रहे हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया एक शुक्रिया। बार फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि ये जो रिएक्शन आया है अरब और मुस्लिम मुल्कों की तरफ से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो खास तौर पर बाइकॉट की अपीलें की जा रही हैं। अभी जो ताजा मैं अभी देख रहा हूं, कल जुमे में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं, और हिंदुस्तानी सामान की बाइकॉट की आवाजें मुसलसल आ रही हैं। आप इस इंटरनेशनल लेवल पर जो रिएक्शन आया, इसको आप कैसे देख। काजमी साहब, हैरत होती अगर ये रिएक्शन ना होता, क्योंकि हमारे यहाँ फारसी में एक कहावत है, बा खुदा दीवाना बाशो, बा मोहम्मद होशियार। हम्म। अल्लाह के साथ खिलवाड़ कर लो, हम्म। लेकिन मोहम्मद के साथ कौशन, हम्म। उनके मुहतात रहना बहुत जरूरी है। हालांकि एक जमाना था जबकि रसूल के नाम से भी गोया एक तफरीह का शेर, एक चंद्रभान ब्राह्मण था, प्राइम मिनिस्टर दारा शिकोह का। उसने एक शेर कहा, पंजा दर पंजाए खुदा दारम, हम्म। पंजा हम्म। दर पंजाए खुदा दारम, मेरा हाथ खुदा के हाथ में है। हाँ। पंजा दर पंजाए खुदा दारम, मंचे परवाए मुस्तफा दारम। अब हम्म। ये उन दिनों में एक छोटी मजलिस में एक बतौर कंसीट, एक मजाक की बात, ये हम्म। टॉलरेट हो सकती थी। लेकिन मास में आप कहीं जाके रसूल का नाम लेके निकल नहीं सकते। कैफी आजमी साहब ने एक स्क्रिप्ट लिखी गालिब के ऊपर, किस्सा सुन लीजिए। जी जी। तो वो सेठ जो होता था उन दिनों में, वो यूं ऐसी सिगरेट पीने वाला मुसलमान
जो इन्वेस्ट करता था फिल्म में, ये हुआ कि सेठ आज स्क्रिप्ट सुनेगा। तो साहब कैफी साहब गए, सेठ के सामने बैठे और गालिब के ऊपर जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर के बाद सेठ ने कहा, देखिए साहब, रोको। क्यों साहब, गलती हो गई? कहने लगे, ये आदमी गालिब जो है, ये रसूल अकरम के खिलाफ मालूम होता है, ये फिल्म नहीं बन सकती। क्योंकि गालिब के इस किस्म के लतीफे बहुत से। तो आप रसूल के साथ खिलवाड़ करके ये रिएक्शन जो हुआ है, टू बी सीरियस, ये बहुत ही अच्छा। इसके कई मानी है। इसके मानी एक तो ये है कि एक मौका मिला है। ये देखिए, एक चीज कहते हैं कि टाइगर राइड करना। कम्युनलिज्म को जिस हद तक यहाँ पे लोग ले गए हैं, पार्टी ले गई है, अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है? अच्छा, मैं अभी गया हुआ था बाहर, गोवा गया था, एक दो जगह और था। वहां पे साहब कोई भी दिलचस्पी इस किस्म की कम्युनल, हाई वोल्टेज कम्युनलिज्म में नहीं है। ये हिंदी बेल्ट, जिसको कि अंग्रेज काउ बेल्ट कहता था, उसके आगे नहीं है। तो इस वक्त सोचे, मौका शाह एकदम से कभी कभी क्या होता है कि पॉलिसी में आप लगे हुए हैं, रोके कैसे? ये मुझे तो ये एक मौका लग रहा है कि भाई आप किसी बहाने, क्योंकि इसके मानी क्या है कि हमें हिंदू कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है कि ये कि बीफ और हलाल मीट और लव जिहाद और हिजाब और ये तो चुटपुट चलता रहे। लेकिन जो दरअसल डिलीवर करता है वो होता है ऐसे इश्यूज जो कि नेशनलिज्म को, हिंदुस्तान गैल्वनाइज होता है नेशनलिज्म पे, यानी कम्युनलिज्म टाइड टू नेशनलिज्म, यानी कश्मीर पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर और पाकिस्तान को आप परपेचुअली बॉयल पे रखेंगे। आप पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर से दुश्मनी रखेंगे। तो ये तो बात बल्कि है कि क्या आपने अपने कान ऐसे बंद कर लिए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की कि वो आवाज आपके विस्पर आपके कान में नहीं जाती कि भाई हम अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते, उन्हीं के साथ रहना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मैं रोमांटिक हूं, हो सकता है कि इसमें मेरी विशुअल थिंकिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मौका है कि इसको रीथिंक किया जाए, क्योंकि हिंदी बेल्ट के आगे ये चल नहीं रहा है। हाँ, और बाकी जो है कि ये जो इस किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, ये अब एक रास्ता खुल गया है। ये तो मेरे ख्याल में अगर एक सुधार लाया जाए तो धीरे 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 ये, क्योंकि अगर परपेचुअल एनिमिटी विद पाकिस्तान के मानी ये हैं, काजमी साहब आप इसके मानी नहीं समझते। दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं है जहां पे आप मोटर पे बैठ के इधर से उधर न चले जाए। मसलन अगर आप स्पेन में हैं तो आप जिब्राल्टर जा सकते, अगर आप सदर्न साइप्रस में हैं तो आप नॉर्दर्न साइप्रस जा सकते। लेकिन ये वाहिद एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान का कि जहां मोटरों पे मोटरें सड़क पे उतार दी गई हैं और तमाम जवान लोग मोटर लिए घूम रहे हैं, लेकिन वो यहीं यूं घूमती रहेंगी, वो कभी वाघा बॉर्डर को तोड़ के आगे नहीं जा सकती। यानी यहाँ से अगर निकल जाएं तब तो फिर आगे पूरा वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है एक तरफ, यूरोप है आगे जाके। ये सब, ये इसके बहुत से साइकोलॉजिकली बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हम बिल्कुल बंद हो जाते हैं और एक थिंकिंग पे असर पड़ता है। मेरा अपना कहना यह है कि हो सकता है कि मैं इसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन मैंने इसके बारे में जो सोचा
मैंने कहा ये मौका है कि जरा सा रीथिंक करें, क्योंकि ये पॉलिसी भाई आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। 301 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में एक मुसलमान नहीं है। मुस्लिम मुक्त आपको पार्लियामेंट मिल गई है। रही बात मुस्लिम मुक्त असेंबलीज, वो आपको ना मिलेंगी, क्योंकि अभी सिर्फ असेंबलीज का अगर आप परसेंटेज निकालें तो बीजेपी उसमें मेरे ख्याल में 30% के करीब है, 70 औरों के हाथ में। तो वो ये आपके हाथ में आने वाला नहीं। चीजें समझ के एक एक मुअतबर तरीके से अगर सोचे आदमी, और जो कि सोच रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में ये मौका है एक एक ट्विस्ट, एक टर्न देने का पॉलिसीज को। अच्छा अच्छा दूसरा अच्छा इशू, अच्छा, मैं जो समझना चाह रहा था सर, वो ये कि दो किस्म का रिएक्शन आया है मुस्लिम मुल्कों से। एक तो ये कि कुछ मुल्कों ने भारत के एम्बेसडर को बुला करके नाराजगी जाहिर किया बाकायदा, और कुछ ने स्टेटमेंट दिया और उसमें भी एक रियायत शायद की है, या क्या उसे आप किस तरह से देखते हैं कि जो इन दो बीजेपी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उसको वेलकम भी किया है? क्या उसे उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो मोदी सरकार के साथ दोस्ती भी जाहिर करना चाहते हैं, और क्या है वो किस तरह का? देखिए ये बात आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान की सेंट्रलिटी वर्ल्ड अफेयर्स में जो इस वक्त है, ये मेरे ख्याल में पिछले कई बरसों में नहीं रही है। इतनी ज्यादा सेंट्रलिटी है और इतनी अहमियत है इसको, यानी इस वक्त जो वर्ल्ड अफेयर जो फ्लक्स है दुनिया में, और उस फ्लक्स में हिंदुस्तान एक की जगह पे बैठा हुआ है। अरे हिंदुस्तान वहां है जहां पे अगर वो गया, अगर उसका कास्टिंग वोट फर्ज कीजिए, टू इन सिंपल टर्म्स, ये है जंग। दरअसल मैं तो शुरू से कह रहा हूं ये यूक्रेन के बारे में जंग है ही नहीं। ये जंग ये है कि नेक्स्ट बरसरे इख्तदार दुनिया की बागडोर वेस्ट के हाथ में रहेगी कि ईस्ट की तरफ धीरे धीरे मुड़ रही है। क्योंकि चीन का दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाना, जो कि दिखाई दे रहा है कि होगी, कि पहली दफा कई सेंचुरीज में ये चीज हुई है, और ये खलबली मची हुई है वेस्ट पे। उसमें कास्टिंग वोट हिंदुस्तान का, अगर हम इधर हो जाएं तो ये पाला जीत जाए, और अगर हम जहां खड़े हैं खड़े रहे तो इंटरनेशनल सिस्टम में एक इतना ज्यादा रेडिकल चेंज ना है। इस वक्त बहुत अहमियत है, और मैं तो सब बहुत तारीफ कर रहा हूं जब से मैंने एक दो तकरीरें सुनी हैं जयशंकर की, और बाकायदा ऐसे एक एलिगेंट पढ़ा लिखा इंटरनेशनल अफेयर्स को समझने वाला और दबंग, यानी जो पहले हमारी हालत थी कि हम मुस्तकिल महज एक तरफ थे, अब ये है कि हमें अपने आप को, हम अपने पत्ते गोया खेल रहे हैं। हम किधर जाएंगे आपको नहीं मालूम, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे। ये बिल्कुल एक नई चीज है, और इसमें ये जो अभी हाल में रिएक्शंस हुए हैं अरब ममालिक में, ये उस चीज को डिस्टर्ब करते हैं। वो जो एक छवि बन रही है हिंदुस्तान की, जो इमेज बन रही है उसमें ये, और अगर इस तरफ फोकस हो गया तो बहुत सी चीजें हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इस वक्त फॉरेन अफेयर्स में हम लोग वहां पहुंचे हैं जहां के पिछले डिकेड्स में हम नहीं थे, और इस नेविगेशन में जाहिर है मोदी साहब को भी तारीफ करना पड़ेगी। यानी इस वक्त उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ये है कि उनके बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी सराहा है अपने विदेश मंत्री को, और उन्होंने उसको काफी फ्रीडम दी है कि अब वो जिस तरह से मैं उनकी स्पीचेस सुन रहा हूं, मैं चाहूंगा
कि आपके सामीन व्यूअर्स वो यूट्यूब पे देखें। उनके बहुत से स्पीचेस हैं और दबंग तरीके से यानी उन्होंने वो बातें की हैं जो कि मैंने कभी हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इस ओपनली करते हुए नहीं सुनी। ये जो ये खेल जो बिसात ये पत्ते जो बढ़ रहे हैं इसमें इस किस्म के प्रोटेस्ट का होना ये मुज़िर है। इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए अगर हम पॉलिसीज अपनी थोड़ी सी रिस्ट्रेन करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौका बहुत अच्छा है। ये बहुत ही अहम बात है कि जो कुछ हमारे यहाँ यानी मुल्क में जो कुछ वाकयात होते हैं उससे पूरे मुल्क की इमेज खराब होती है और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ इकोनॉमी जुड़ी होती है उस सब पर असर होता है। अच्छा, एक जो अमेरिका की सीनेट के कुछ मेंबर्स ने एक दोनों पार्टी जो दोनों मेजर पार्टियां हैं वो वहां तो टू पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने मिलकर के एक कानून मुसव्वदा पेश किया जिसमें कहा है कि अमेरिका को चाहिए कि इजराइल और 9 अरब मुल्कों को मिलकर ईरान का सामना करने के लिए अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए। वो क्या कुछ है? ये अभी नॉर्मलाइजेशन से इसको जोड़ करके कुछ देखा जाए जो अरब मुल्कों के साथ इजराइल का किया जा रहा है, आखिर क्या कुछ है? आप इसकी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका में लॉबीज जो है, लॉबीज के बगैर कुछ नहीं होता। और ये डोनर्स की जो लॉबी होती है, डोनर्स यानी दोनों पार्टीज को वो दोनों ईच वे रेस, जैसे घोड़े की रेस पे आप जाइए, इधर भी उन्होंने पैसा लगा दिया, इधर भी पैसा लगा दिया। तो ये डोनर्स जो है ये कंट्रोल करते हैं आपके सेनेट वगैरह को। ये कोई और सेनेट में तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने, एक साहब ने खड़े होकर कह दिया, लिंडसे ग्रेहम ने, कि पुतिन को असैसिनेट कर देना चाहिए। बताइए, कोई समझदार मोअतबर आदमी जो कि लॉ मेकर है एक मुल्क का, वो ऐसी बातें करेगा? तो सड़क पे भी लोग करते हुए इससे जरा सा शर्माएंगे। लेकिन कह दी, ये है जनावाली रेथियन, ये है लॉकहीड मार्टिन, ये है बोइंग, ये बोल रही है कि भैया और क्या, एक मौका ये निकाल लो। तो इसलिए ये जो ये जो सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन है, ये कांग्रेसमैन नहीं बोल रहे हैं, ये लॉबीज बोल रही है। और वो लॉबीज कौन सी हैं? वही रेथियन, वही लॉकहीड मार्टिन, वही बोइंग और न जाने कितने, जो हथियार कि बनाने वाले हथियार बनते रहे, जंग में दुनिया मुलविस रहे और अमेरिका के पास उनकी आर्म्स इंडस्ट्री जो है वो बूम करती रहे, और तो इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ेगा। ये वो है, इसमें कोई संजीदा पॉलिटिकल मूव नहीं है। ये है एक बहुत बड़ा बिजनेस का मूव है कि भाई अगर ये खेल बन जाए। अरे साहब, एक जमाने में तो एक वो एरिक प्रिंस हैं जो ब्लैक वाटर के, उन्होंने बाकायदा 100 पेज का दोसियर दिया था कि अफगानिस्तान को जैसे वाइसरॉय थे हिंदुस्तान में, इस तरह से चलाना चाहिए। और जनाब वो बाकायदा स्टडी किया गया, यानी ये ऐसा नहीं कोई कोई हिमाकत की बात कोई करके चला गया। ये दोसियर स्टीव बैनन के दोस्त थे वो, और बैनन साहब ने प्रेसिडेंट तक पहुंचाया था, यानी वहां तक उसकी रसाई हुई थी। तो क्या ये वही प्लान था जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद को प्रेसिडेंट बनाने की कोई कोशिश थी? वो भी एक पहलू था कि बल्कि ना 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 ना, वो था ये कि आप इसको प्राइवेटाइज कर दीजिए अफगानिस्तान को, आपके बस का नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप थक गए हैं, तो आपको एक बजट बनाना है। हम हैं एरिक प्रिंस जो चेयरमैन हैं ब्लैक वाटर के, और हम आइए हम ले लेंगे, इसको चलाएंगे हम। जैसे एक हिंदुस्तान में वाइसरॉय होता था, तो यहाँ एक वाइसरॉय होगा, उसके नीचे और तमाम लोग होंगे, और वो इस तरीके से हम
भाई ये सीरियस, यानी कोई हैरत होती है, हैरान हूं मैं कि इस किस्म की बातें, इतना बड़ा मुल्क, इतना रिस्पॉन्सिबल मुल्क, वहां ये दोसियर व्हाइट हाउस तक गया और कंसिडर किया गया, फिर उसको जो कि डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने उसको शूट डाउन किया, वरना बात बन गई थी भाई साहब। तो यानी 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 पूरे पूरे मुल्क प्राइवेट कंपनियों को दे दिए जाएं। हाँ, पूरा मुल्क दे दिया जाए एक हाँ प्राइवेट कंपनी को, उसका नाम है जी एरिक प्रिंस, यानी हाँ। ब्लैक वाटर। और उस मुल्क के लोगों की अपनी कोई राय नहीं, उनकी कोई हाँ मर्जी नहीं, वो और वो तो कोई अपना वाइसरॉय, मुल्क। हाँ वो तो कह रहे हैं वाइसरॉय टाइटल था कि भाई हाँ। जैसे वाइसरॉय चलते थे, हम्म। यानी 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, वैसे चलेगा। ये बहरहाल उसी मुल्क के लोग कह सकते हैं जिसका प्रेसिडेंट बन करके डोनाल्ड ट्रंप ने जापान में ऑफिशियल डिनर पे ये कहा था कि जब तक मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था मुझे तो मालूम ही नहीं था दुनिया में इतने मुल्क हैं। ये ये और जब तो ये जब ट्रम्प मुझे। ही नहीं है, ये हाँ हाँ। ट्रम्प ही नहीं, ये बुश भी है। जी 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 जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी नहीं मालूम था। जी जी जी। ये तो ये है। बहुत ही हाँ ये पूरी दुनिया पे सुपर पावर होने वाले लोग जो हैं उनके प्रेसिडेंट हाँ तक इतने सादा जबान में कहा जाए तो जिहालत ही है ये कि दुनिया के बारे में आप जानते नहीं। खैर, अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ईरान का IAEA वाला मसला एक तरह से अटका हुआ महसूस हो रहा है। मार्च में जो बात हुई थी उस वक्त ये कहा गया था कि अमेरिका को एक सियासी फैसला लेना है और नहीं तो एग्रीमेंट तकरीबन तैयार है। अब इजराइल की तरफ से दो तीन इंपॉर्टेंट विजिट हुई वॉशिंगटन की, जिसमें NSA भी और प्राइम मिनिस्टर भी वो गए और उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील में अमेरिका ना जाए उस किस्म की बातें कहीं, खतरात बताए, खदशात बताए। और उसके बाद अभी हाल ही में अभी 4 दिन पहले ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कराया। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने रिएक्ट किया है उसने कुछ कैमरे बंद कर दिए जो IAEA की निगरानी के लिए कैमरे थे, और ईरान ने यह कहकर के बंद किए कि ये कैमरे उस सेफगार्ड एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे, ये हमारा जेस्चर था जो हम आपको एक्स्ट्रा एक्सेस दे रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि तेहरान से हमने एक जर्नलिस्ट से बात की है, कल हमने अपने व्यूवर्स के सामने वो बात रखी भी है कि ईरान ने वो कैमरे बंद नहीं किए बल्कि उसकी एक्सेस IAEA को बंद कर दी है। रिकॉर्डिंग जारी है ताकि कल अगर किसी किस्म का कोई इल्जाम लगे तो वो रिकॉर्डिंग ईरान पेश कर सकता है। तो खैर, इसके बाद एक रिएक्शन जो आया अमेरिका के तीनों साथी यूरोपियन मुल्कों का, उनका, और IAEA के डायरेक्टर जनरल का रफाइल ग्रोसी का, उन्होंने कहा कि ये बड़ी टेंशन हो गई और आप लोग हमसे बात करो और जो एग्रीमेंट अब तक हुआ है उस पर बात आगे बढ़ सकती है, ये मामला जल्दी निपटे। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये डिप्लोमेसी क्या दबाव डालने की कोशिश नाकाम हो गई, क्या कुछ है? ईरान इस तरह से जो रिएक्ट कर रहा है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अगर आप इसको ले जाके जोड़ें, यूक्रेन पे भी बात करेंगे हम आपके साथ। ये दुनिया में सारे वो ग्रुप्स जो एक साथ हैं या एक साथ होने वाले हैं, उनको किसी न किसी, उनके पांव में कोई ना कोई शशुंदर बांध दी जाए और वो उसमें अटके रहें। ये है, यानी ईरान के साथ तो मुस्तकिल यही चल रहा है कि साहब हम आप ही ने कहा, आपने साइन कर दिया, साइन करने के बाद आपने यूनिलैटरली आप वहां से हट गए। अब आप चाहते क्या है कि भाई, चाहते हैं कि ईरान से न्यूक्लियर डील हो और ईरान अपने तमाम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको पीसफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल करें, ये गारंटी हो जाए, ये बिल्कुल एक गारंटी हो जाए। IAEA इसको जाके देख ले, इसकी तफ्तीश कर ले। आप कभी करते हो, कभी नहीं करते। और दुनिया में हर एक ये देख रहा है कि भाई ये तो कुछ अजीब और गरीब क्या इंटरनेशनल ऑर्डर है, जहां पे जाके ये जप्पा मार दें। यानी देखिए, याद रखिए, मैं उस तस्वीर
वो इबरतनाक तस्वीर जो है वो मेरे सामने है। कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के सामने आप आके कत्ल कर दे, ये दुनिया की कहाँ की इंटरनेशनल ऑर्डर है ये साहब? समझे? तो लोग डरे हुए हैं। और एक जो ऑप्शन अभी तक जिन्होंने इस स्ट्राइक नहीं किया है और जिसको कि जिस तरफ वो नहीं बढ़े हैं, आपकी हरकतों से वो ये सोचने ना लगे हों कहीं, मुझे मालूम नहीं है कि भाई ये तो अगर हमें मौका दे रहे हैं तो चलो मौका दे लो, न साइन करो। फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि फिर देखते हैं। यानी उसको मुबहम रखा गया है, साफ नहीं है। तो ये है बात। और सारा किस्सा है भाई, सारा किस्सा ये है कि आप में से कितने ममालिक चारों तरफ जो हैं वो एक इसराइल की पॉलिसीज पैलेस्टीनियन के साथ उनसे एग्री करते हैं। आप उनके पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं। जितने खड़े हुए, मसलन सद्दाम हुसैन, मसलन बशार अल असद, मसलन मुअम्मर कद्दाफी, मतलब उन सबको आपने गिन गिन के एक एक को गिरा लिया। अब रहा है एक जो सबसे बड़ा चौधरी। अब तो अगर वो उस इलाके का बड़ा चौधरी बन गया और वो मुस्तकिल ये कह रहा है कि ये जो है हम आखिर वक्त तक फलस्तीनियों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, और उनसे ज्यादा डॉक्टर हसन नसरल्लाह उस बात को कहते हैं कि भाई सवाल ही नहीं उठता है कि आपने जिस तरीके से पैलेस्टीनियन राइट्स को ट्रैम्पल किया है, ये हम इसको कभी नहीं मानेंगे। अब यही है कि यही मामला इसका एक जमाने में इसको कहते थे एक मॉडरेट। मॉडरेट कौन था? जो कि पैलेस्टीनियंस की बात न करे, समझे? और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट कौन था? जो फलस्तीनियों की बात करे। तो ये गोया ये मॉडरेट, सऊदी अरेबिया उन दोनों में मॉडरेट था, समझे? और ईरान जो था वो, तो ये है खेल। तो अब मेरे ख्याल में ये धीरे धीरे ये मामला अकल आएगी। अभी बहुत सी चीजें होती है। देखिए अभी यूरोप में इलेक्शन होने वाला है इसका, मैक्रोन का। मैक्रोन की नेशनल असेंबली कहीं उसके बरस खिलाफ न चली जाए, ऐसा कहीं ना हो, क्योंकि तो फिर यूरोप के अंदर एक खलफिशार मचेगा। यानी यानी एक तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। अभी ये नहीं लग रहा है कि बरतानिया, जनाब देखिए इस बात समझिए कि एक तरफ बरतानिया और एक तरफ अमेरिका, बीच में सब डाउट कर रहे हैं कि भाई खत्म करवाओ, हमें क्यों फंसा रहे हो। लेकिन ये दोनों हैं, एक तरफ बोरिस जॉनसन और एक तरफ जो बाइडेन। तो ये चल रहा है हिसाब किताब। ये नहीं पता, हर चौथे दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। अब क्योंकि उनके पास कोई टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, ये निकाल दिया जाता था कि किसको बनाए। तो लिहाजा ये अपना ये चलते रहते। तो एक अभी बहुत ही लैक ऑफ क्लैरिटी है दुनिया में। जी अभी जी, देखिए आगे आगे देखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर जो आपने कुछ खास बातें जो कही हैं वो ये कि एक मौका है भारत में एक तब्दीली का, ये प्रोटेस्ट के बाद। और जो जो कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म को जोड़ करके जिस तरह से पॉलिटिक्स की जाती है, उससे अगर बच करके हालात बेहतर किए जाएं तो पूरी दुनिया में भारत की इमेज बेहतर होने के इम्कान है और पूरी दुनिया में एक अहम रोल अदा करने के इम्कान है भारत के। ये बहुत ही अहम बात आपने बताई। भारत की तरफ से फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में जो फॉरेन मिनिस्टर अपनी बात रख रहे हैं वो बहुत ही असर्टिव होकर के और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ
आपने कहा कि आपने अब से पहले इतनी मजबूती से बात रखने वाला विदेश मंत्री नहीं देखा, बल्कि विदेश जो पॉलिसी है उसमें एक बहुत ही अच्छी तब्दीली आप बता रहे हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन जंग में भी आपका कहना है कि लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, बल्कि ये तय होना है कि वेस्ट लीड करेगा दुनिया को या ईस्ट लीड करेगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमें आपसे मिलती है वो बहुत ही काम की होती है। हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो बाकायदा कहते हैं कि हम बहुत पाबंदी से देखते हैं और बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।